नमस्कार। आज आप सबको मैं हिंदी की व्याकरणिक कोटियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब व्याकरण पढ़ने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये व्याकरण है क्या चीज़। हिंदी की व्याकरणिक कोटियाँ आखिर क्या चीज़ है, तो उसी को मैं बताने जा रहा हूँ कि हिंदी की व्याकरणिक कोटियाँ देखते हैं कि आखिर हम किसको कहें। भाषा का शुद्ध ज्ञान, भाषा को शुद्ध लिखना और पढ़ना ही सही मायने में हम देखें तो व्याकरण है। भाषा को शुद्ध करने का शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। और हम देखें तो व्याकरण को विभिन्न उसमें बांटा गया है। इनके चार सिंह बताया जाता है: नाम, क्रिया, उपसर्ग और निपात। नाम अर्थात आप सब जानते हैं कि क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम। फिर क्रिया, जिस किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे हम क्रिया कहेंगे। और उपसर्ग, नए शब्द का निर्माण करने के लिए हम किसी शब्द के सामने में कोई शब्द या वर्ण जोड़ते हैं तो उपसर्ग का निर्माण होता है। फिर निपात, ये एक नया है, बहुत महत्वपूर्ण। निपात का मतलब है किसी वाक्य को बोलने के दौरान हम किसी विशेष शब्द पर अत्यधिक ऊर्जा लगाएं, अत्यधिक जोर दें, वही निपात कहलाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि यह पेन मेरा है, मतलब यहां हमने मेरा में जो जोर दिया वही निपात। उसी प्रकार जिस शब्द को बोलने के लिए हम अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं वही निपात कहलाता है। तो चार सिंह है किसके? व्याकरण के। नाम, क्रिया, उपसर्ग और निपात। फिर इनके हम तीन पैर देखते हैं: वर्तमान, भूत और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान अर्थात अभी आज हम जो पढ़ रहे हैं, और भूत अर्थात जो पढ़ चुके हैं, और वर्तमान भविष्य अर्थात हम पढ़ने वाले हैं कल। फिर देखते हैं इनके दो सिर हैं, इनके व्याकरण के। सिर अर्थात सप और तीर्ण। शब्द, सप का मतलब होता है शब्द और तीर्ण का मतलब होता है अर्थ। जिस प्रकार मानव जीवन या किसी भी जीव जंतु का हम कहें कि ये जो सर है, ये जो सिर है वो सर्वोपरि है, बिना सिर के किसी भी मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार व्याकरण के लिए शब्द और अर्थ उनके सिर के समान है। मतलब शब्द और अर्थ ही नहीं रहेंगे तो व्याकरण का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए दो सिर है, शब्द और अर्थ। फिर हम देखते हैं कि व्याकरण को तीन स्थानों में बांधा गया है: उर अर्थात हमारे नाभि का ऊपरी हिस्सा, फिर कंठ और फिर सिर। फिर जितने भी जो वर्ण निकलते हैं वो इन्हीं तीनों स्थानों से निकलते हैं, चाहे उर हो, कंठ हो, चाहे सिर हो। अब सिर के अलग अलग हिस्सों से निकलते हैं, कोई तालु से निकलता है, कोई मूर्धन्य से निकलता है, कोई दंत से निकलता है, कोई दंतोष्ठय से निकलता है, कोई ओष्ठ से निकलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनको तीन स्थानों में बांधा गया। हम इनका परिभाषा देखिए व्याकरण का। व्याकरणिक कोटियों का उद्देश्य भाषा में अभिव्यंजना संबंधी सूक्ष्मता और निश्चयात्मकता लाना है। देवेंद्र नाथ शर्मा जी के अनुसार कह रहे हैं, व्याकरण की विशेषता बता रहे हैं, व्याकरणिक कोटियों का उद्देश्य भाषा में अभिव्यंजना संबंधी सूक्ष्मता और निश्चयात्मकता लाना ही व्याकरण है। और एक चीज और आप सबको बताऊं कि व्याकरण लिखने वाले को हम क्या कहते हैं। व्याकरण जो लिखने वाले जो विद्वान हैं उनको हम व्याकरण कहते हैं। जिस प्रकार अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहते हैं, ठीक उसी प्रकार व्याकरण लिखने वाले को व्याकरण कहते हैं। यह भी एक नई जानकारी होगी मुझे जहाँ तक लगता है आप सबके लिए। फिर हम देखते हैं कि इनके विभिन्न उपाय हैं। विभिन्न उपाय मतलब लिंग में उसको बांटा गया है शब्दों को। हिंदी में दो लिंग हम पढ़ते हैं, तीन लिंग कह सकते हैं, एक तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, उसी को उभयलिंग भी कह सकते हैं। फिर वचन, तीन वचन है। वचन संस्कृत में तीन है लेकिन हिंदी में दो है, एक वचन और बहुवचन। फिर हम कारक देखते हैं। कारक 8 प्रकार का कारक है उसकी। फिर उसका जो 8 विभक्ति है, कौन कौन से कारक? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हैं और इनकी 8 विभक्ति भी है। कौन कौन सी 8? कर्ता का ने,
कर्म का, को करण का, से, अपादान का, के लिए, संप्रदान, से। फिर उसी प्रकार हम देखते हैं संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, और संबोधन में हे, अरे, अजी। फिर उसी का हम पुरुष देखते हैं, 3 पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। फिर काल पढ़ ही चुके हैं। फिर क्रिया, किसी कार्य का होना, प्रकट हो। फिर हम देखते हैं इन्हीं को विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह सब विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन हो सकता है। वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार उसमें परिवर्तन निश्चित है, हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम अविकारी शब्द देखते हैं जिनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इतने चीजों का अगर हम ख्याल कर लेते हैं, इतने चीजों को अगर हम ध्यान में रख लेते हैं तो निश्चित है कि हिंदी की व्याकरणिक कोटियों को समझने में हमसे गलती नहीं होगी और चाहे किसी प्रकार से प्रश्न बने हम उसको जरूर बता पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है।